क्लास दिख रही है? वीडियो ऑडियो दिख रहा है आप लोगों को? ऑडियो क्लियर है? वीडियो? चलो ठीक। क्योंकि मैं काफी देर से प्रयास कर रहा था और क्लास स्टार्ट नहीं हो रही थी। संदीप, स्वागत है भैया क्लास में। नमस्ते। सिमरन, ज्योति, विनय, वेलकम। गुड इवनिंग ज्योति, वेलकम। नमस्ते विनय जी। राधे राधे सिमरन। हेलो अंकिता। राहुल, वेलकम। नमस्ते मनीषा जी। हमसफर, प्रांजलि, शिवालिका, टीना, पूजा, अर्पिता, ऋचा, वेलकम एवरीवन। नमस्ते ऋचा जी। नमस्ते मोहित। अतुल, विकास, संतोष, वेलकम। खुश रहो विकास भैया, स्वागत है। योगेश, पूजा, गौरव, वेलकम। गुड इवनिंग अतुल जी। प्रियंका, नीतिका, ब्रजेश, नमस्ते। नमस्ते रामायण, खुश रहो भैया। नमस्ते प्रांजलि जी। वॉइस आपके में नहीं आ रही हम सफर, बाकी सब में तो वॉइस क्लियर है ना? बाकी सबकी वॉइस क्लियर है? ठीक है, तो रामायण हम सफर जी, आप अपना वीडियो एक बार रिफ्रेश करिए ताकि आपको भी वॉइस सुनाई दे सके। चलो भैया, स्लाइड नहीं दिख रही। अभी क्वेश्चन देंगे तब बताना मनीषा, स्लाइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो शुरू करते हैं क्लास को। जितने भी लोग अभी तक जुड़ गए हैं क्लास में, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन, पहला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। अभी दिखी स्लाइड मनीषा? हाँ ठीक है। पहली वाली स्लाइड जो पेज है वो नहीं दिख रहा था, में भी कोई टेक्निकल इशू होगा। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जरा देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए क्या उत्तर आएगा। 40 सेकंड का समय हर एक प्रश्न के लिए आपके पास, और उसके बाद आपको करना होगा पोल पर आंसर। तो समय आपका शुरू हो चुका है और 40 सेकंड बाद मैं आपको देता हूं पोल। कुमकुम, देवेंद्र एंड रानी, वेलकम। जरा देखिए भैया क्या आंसर आएगा इसका। ये नॉन वर्बल रीजनिंग का एक प्रश्न है। कह रहा है कि वो कौन सा फिगर है जो इस दी गई आकृति को, मैट्रिक्स को पूरा करेगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से उत्तर करना, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप सभी लोगों के सामने। बताइए क्या उत्तर आएगा। पोल दे दिया है मैंने। पहले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? हम्म यार हमें लग रहा था ये सिंपल है, इसको कर लोगे। ये तो पहले ही प्रश्न में खेल हो गया। जय सिंह यादव जी, रोमी, नीतू जी और सरिता अवस्थी जी, स्वागत है क्लास में। नमस्ते सरिता जी, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। भैया पहले वाले प्रश्न का बहुत सारे लोगों ने जो उत्तर दिया है, वो उत्तर क्या दिया हुआ है? फर्स्ट वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ये वाला उत्तर दिया हुआ है। नमस्ते नीतू जी, गुड इवनिंग रोमी। और इसके बाद जो दूसरा आया है, पहले नंबर पर ए है। करीब 42% लोगों ने आंसर ए को किया हुआ है, और करीब करीब 32% लोगों ने आंसर किया हुआ है सी वाले को। बाकी लोगों ने बी और डी को आंसर किया है। सही उत्तर क्या होगा? जरा फिगर को पहचानना बच्चा। जब आप इस फिगर को देखते हैं, ये पहली वाली कॉलम के अंदर जरा देखो। पहले कॉलम के अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसमें 1 एंड 2 लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें 1 एंड 2 लिखा हुआ है। इसके बाद बच्चा क्या किया गया है, अगले जब स्थिति पर पहुंचते हैं, जब वहां 1 और 2 से आगे बढ़ते हैं नीचे कॉलम की ओर, तो पहले वाले फिगर को हटा दिया। केवल कौन सा फिगर बचा? दूसरा वाला फिगर बचा है, नीचे लोअर हाफ का फिगर बचा हुआ है। और जब उससे और आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले स्टेप पर, तो बच्चा जो पहली वाले स्टेप से फिगर को हटाया था, उसी फिगर को क्या किया? वर्टिकली इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नंबर को नहीं इन्वर्ट किया है,
यानी ये हमारे सामने बच्चा फिगर है। ठीक, इस फिगर में क्या लिखा हुआ है 1 और 2। अगले स्टेप में गए तो बच्चा क्या किया है, केवल नीचे का फिगर रखा 2 वाला, 1 को हटा दिया। और जब उससे अगले फिगर में गए यानी स्टेप नंबर 3 में, तो 2 वाला तो नीचे एज इट इज है। ये जो 1 वाले फिगर को यहां से हटाया था, इस 1 वाले फिगर को क्या किया बच्चा, वर्टिकली इन्वर्ट कर दिया। यानी नीचे मिरर लगा दोगे तो वर्टिकली इन्वर्ट करने पर इसका ये फिगर बनेगा ना बच्चा। अच्छा, केवल फिगर को इन्वर्ट किया है, नंबर को नहीं। नंबर एज इट इज लिखा हुआ है बच्चा, 1 जैसे ऊपर लिखा था वैसे लिखा हुआ है। यानी यही फिगर क्या कर दिया उन्होंने, ऊपर जाकर के जोड़ दिया फिगर नंबर 1। तो ये हमको आकृति मिल गई। सेम प्रोसेस बच्चा यहां पर किया गया है कि नहीं, सेम प्रोसेस किया गया ना। देखो 1 2, इसके बाद ऊपर को हटाया, केवल 2 बचा। और ये जो आकृति हमारे पास है बच्चा, ये वाली आकृति, इस आकृति को भी क्या किया है, वर्टिकली इन्वर्ट कर देंगे तो हमारे सामने ये आकृति मिलेगी कि नहीं बच्चा। देखो ये आकृति जो हमारे सामने है, सेम आकृति हमको मिल रही कि नहीं मिल रही है। यहाँ पर ये जो आकृति है, इसको वर्टिकली इन्वर्ट करने पर यही आकृति मिलेगी हमको कि नहीं मिलेगी। अच्छा, ये आकृति बच्चा अगर इधर मिली तो जो अब थर्ड वाले फिगर पे देखो, इस आकृति को देखो बच्चा, हमारे सामने ये जो आकृति दी गई है, ये 1 वाली आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है। अगर इसको मैं वर्टिकली इन्वर्ट कर दूंगा तो हमारे सामने आकृति बच्चा ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी, ये आकृति आएगी हमारे सामने कि नहीं। तो अगर यही आकृति आएगी बच्चा, तो ये आकृति हमको कहां नजर आ रही है, ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं होगा ना अतुल, जो आप कह रहे थे कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ये जस्ट अपोजिट है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऐसी आकृति कहां नजर आ रही है, केवल और केवल थर्ड वाले में नजर आ रही। क्या और कहीं पर ऐसी आकृति नजर आई, नहीं नजर आई। तो आंसर सही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में कि नहीं आया सबको, जितने लोगों ने गलत किया हुआ था। ऑलमोस्ट लोगों ने गलत किया हुआ था इसको। नमस्ते पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है क्लास में आपका। नमस्ते रमन। चलो, तो फिर अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये क्या रॉन्ग है विकास, ए में क्या रॉन्ग है बच्चा। ए वाला जो फिगर है, ऑप्शन नंबर ए का जो फिगर बहुत सारे लोगों ने दिया है बच्चा, इस कॉलम में जाओ, थर्ड वाले कॉलम में जाओ, तो इस फिगर में और इस फिगर में क्या कोई अंतर बता सकते हो आप। ये जो फिगर दिया गया है और ऑप्शन नंबर ए का जो फिगर है, क्या बच्चा इनमें दोनों में कोई अंतर है, नहीं अंतर है ना। और अगर दोनों में कोई अंतर नहीं है बच्चा, आप जब पहले से तीसरे पर जा रहे हो तो पहले से तीसरे में देखो फिगर में अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है हर बार। तो यहां पर भी अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जबकि पहले और यहाँ ऑप्शन में कोई अंतर ही नहीं है। और अगर कोई अंतर ही नहीं तो ऑप्शन नंबर 1 हो कैसे सकता है हमारा, संभव ही नहीं है। लॉजिक समझ आया कि नहीं, लॉजिक आखिरकार चल क्या रहा था विकास, ये लॉजिक चल रहा था बच्चा। पहले वाले स्टेप में ऊपर का ढक्कन हटाया, केवल नीचे रखा, उसी ऊपर वाले ढक्कन को पलट करके क्या कर दिया, थर्ड वाले फिगर में ऐड कर दिया जाकर के, बस इतना काम किया है। ठीक, चलो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा। कौन वाले तरीके से 2 और 4 भी हो सकता है हम सफर जी, कौन वाले तरीके से 2 और 4। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, जरा उत्तर बताइए और मुझे बताओ बच्चा किस प्रकार से 2 और 4 हो सकता है, तब तक बाकी लोग सॉल्व करो। माया सैनी जी, शक्तिमान, मीत सिंह जी, आप सभी लोगों का स्वागत है भैया। जितने भी लोग क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, वेलकम एवरीवन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जरा देखिए और बताइए। वर्बल क्लासिफिकेशन यानी शाब्दिक वर्गीकरण का क्वेश्चन है, सिंपल। ठीक है, और उम्मीद है इसका उत्तर 100% दोगे तुम लोग, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। 5 ऑप्शन दिए हैं बच्चा, अब तक समझ लिया होगा आप लोगों ने कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और ये रहा आपके सामने पोल, उत्तर बताइए। अंग्रेजी के अकॉर्डिंग बाकी सब ऑप्शन में अतुल, पारस सॉरी, दा नहीं लगा हुआ है।
और बाकी सब जगह दा लगा हुआ है, इसलिए दा इसको अलग कर देंगे। लॉजिक लगता है, ठीक है। नहीं, हम ऐसे कैसे मान लें नीतू जी 50% का 100%, ये तो गलत है। गुड इवनिंग स्वप्निल, गुड इवनिंग। अच्छा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चा? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने आंसर नाई पर किया है, यानी लगभग 50% लोगों ने आंसर नाई पर किया है। आंसर मैंने एक नन ऑफ दीज दिया था, जो लगभग हर प्रश्न में मैं देता हूं। मुझे पता है कि आधी जनता नन ऑफ दीज में नहीं आती, तो कम से कम 30-35% तो 30-35% तो जो है जनता खाली नन ऑफ दीज के लिए ही है, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जितने लोगों ने आंसर डी किया है, क्या सोच करके डी किया हुआ है, ये जानना है मुझे बस। नमस्ते अनुज जी, नमस्ते। अच्छा, अच्छा। सही लॉजिक है, गलत नहीं कह सकते। बाकी सारे लोग नई चीजें बनाते हैं, लेकिन ये लॉजिक थोड़ा सा अटपटा है कि नई चीजें बनाते हैं। कई बार जो दर्जी होता है, ठीक है, पुराने कपड़े का भी अगर कहीं से फट जाता है, सिलन उखड़ जाती है, तो पुराने कपड़े को भी दर्जी बना करके देता है, तो नए कपड़े ही बनाता है, ये तो गलत है ना। यहाँ पर जो लॉजिक है, असल में वो लॉजिक क्या लग रहा है बच्चा? दर्जी हो, बढ़ई हो या लोहार हो, ये तीनों लोग नॉन लिविंग थिंग्स पर काम करते हैं। किस पर? नॉन लिविंग थिंग्स पर। दर्जी कपड़ों पर, बढ़ई लकड़ी पर, और लोहार किस पर? लोहे पर काम करता है, दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन नाई किस पर काम करता है? लिविंग थिंग्स पर काम करता है, व्यक्ति के ऊपर काम करता है। व्यक्ति के सर में बाल होते हैं, उनको काटता है, व्यक्ति लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो बच्चा, नॉन लिविंग और लिविंग का फर्क था यहाँ पर। नाई लिविंग थिंग के ऊपर काम करता है, बाकी सारे नॉन लिविंग थिंग के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डी वुड बी द राइट। नहीं, आपने पूजा जी कहा था कि बाकी सारे लोग नई चीजें बनाते हैं, जबकि नाई कम कर देता है चीज को। तो नई चीजें बनाना इज नॉट द करेक्ट लॉजिक, क्योंकि दर्जी हो या बड़े, हम पुराने फर्नीचर को भी रिपेयर करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, है कि नहीं? हम पुराने घर के स्टूल को या सोफे को रिपेयर करवाते हैं ना, ठीक है। और अगर रिपेयर करवाते हैं तो फिर पुरानी चीज पर भी वर्क करते हैं, केवल नई चीज पर नहीं। तो लॉजिक है, लॉजिक के अनुसार आंसर आ गया, वो बड़ा जरूरी था, ठीक है। प्राची, क्लासिफिकेशन में वर्बल क्लासिफिकेशन हो या एनालॉगी में वर्बल एनालॉगी हो, ये दोनों चीजें केवल और केवल जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस पर डिपेंड करती हैं। दोनों ही चीजें, किसी तरह की कोई रीजनिंग नहीं लगती इनके अंदर। अगर अगर आपका जनरल नॉलेज बेहतर है और कॉमन सेंस बेहतर है, तब तो आप वर्बल एनालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, या क्लासिफिकेशन के, क्योंकि इसमें रीजनिंग नाम की बच्चा कोई चीज नहीं लगती, ठीक है। और इसमें ऐसे ऐसे ही लॉजिक लगते हैं बेटा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, उत्तर बताइए। टेलर के पास भी तो इक्विपमेंट होता है, बिना इक्विपमेंट के टेलर कैसे काम करेगा? उसके पास भी तो सिलाई मशीन होती है। विकास, प्लस में आओ, दोनों चीजें हम प्रोवाइड करा देंगे, जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस भी। प्राची, होती है ना सिलाई मशीन, बिना सिलाई मशीन के या बिना कैंची के कैसे काम करेगा वो, है कि नहीं? तो इक्विपमेंट तो उसके पास भी होता है। अच्छा, इसका जरा उत्तर बताओ सभी लोग, सिंपल सा एक प्रश्न है आपके सामने। प्रत्येक कक्षा कितने मिनट की थी, ये आपको बताना है। ये चीज कॉमन सेंस अभी असल में पढ़ते पढ़ते डेवलप हो जाता है। लगातार जब आप क्वेश्चंस करते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें पेन कम चलाना होता है, सोचना ज्यादा होता है, तो करते 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 अभ्यास हो जाता है। अच्छा, सॉल्व कर लिया इस वाले क्वेश्चन को सरिता जी ने? चलो, समय भी हो गया होगा, और इस प्रश्न का अब मैं पोल देता हूं आप लोगों को। उसने पूछा है प्रत्येक कक्षा कितने मिनट की थी, और ये रहा आपके सामने इस प्रश्न का पोल, उत्तर बताइए। वरुण, सुप्रिया और स्वीटी पटेल जी, स्वागत है क्लास में आपका।
यहाँ भी देखो सीएनडी में जा रहे हैं बहुत सारे लोग। चलिए सीएनडी में भैया। नेटवर्क बहुत इशू करता है तुम्हारा रामायण। चलो भैया जरा, आपका ए आ रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, प्रयास कर लीजिए। जरा ध्यान से देखना भैया, इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, और क्या होगा। उसने हमसे बोला है, कह रहा है आधी छुट्टी के बाद एक विद्यालय 1 बजे से 3:52 अपराह्न, यानी अपराह्न का मतलब क्या होता है, दोपहर, दोपहर तक खुलता है। यानी विद्यालय का जो नॉर्मल टाइम होता है बच्चा, वो सुबह 7-8 बजे से दोपहर तक का होता है। लेकिन विद्यालय में आधी छुट्टी थी, और आधी छुट्टी के बाद विद्यालय कितने बजे खुला? विद्यालय 1 बजे दोपहर को खुला, और कब तक खुला रहा? 3:52 तक ये विद्यालय खुला रहा दोपहर में, ठीक है। कह रहा इस अवधि में कक्षाएं चली। कितनी कक्षाएं चलती हैं बच्चा? 4 कक्षाएं चलती हैं। कह रहा प्रत्येक कक्षा के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में 4 मिनट की छूट दी जाती है। यानी एक कमरे से दूसरे कमरे तक जब हम जाते हैं तो 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है। तो कह रहा इसके बाद बताओ कि प्रत्येक कक्षा कितने मिनट की थी? बच्चा 1 बजे दोपहर से 3:52 दोपहर तक, ये टोटल समय हमारे पास कितना हो गया? ये टोटल समय 2:52 का हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये टोटल समय 2:52 का हो गया। अच्छा, 2:52 में बच्चा, अब एक बात बताओ, ये पहली कक्षा हुई। पहली कक्षा होने के बाद क्या बोला है? प्रत्येक कक्षा के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में 4 मिनट की छूट ली जाती है। पहली कक्षा के बाद यहां पर दूसरी कक्षा हुई, लेकिन उसके बीच में क्या हुआ? 4 मिनट का अंतर हुआ। दूसरी के बाद बच्चा ये तीसरी कक्षा हुई, और यहां पर भी क्या हुआ? 4 मिनट का अंतर हुआ यहां पर भी। और फिर यहां से बच्चा तीसरी से चौथी पर गए तो फिर यहां पर 4 मिनट का अंतर हुआ। यानी इन 4 कक्षाओं को चलने में जब हर बार हम 4-4 मिनट का अंतर देंगे तो बच्चा 4 मिनट, 4 मिनट और 4 मिनट, टोटल कितने मिनट हो गए? 12 मिनट हो गए ना हमारे। 12 मिनट तो बच्चा ये वेस्ट हो गए। अब अगर ये 12 मिनट वेस्ट हो गए, यानी 2 घंटे 52 मिनट में हमारे पास कितना मिनट समय बचा है? हमारे पास समय बचा है 2 घंटा 40 मिनट। यानी कुल मिलाकर के कितना समय है? 1 मिनट का समय है बच्चा। 160 मिनट केवल क्लास चली। 160 मिनट केवल क्लास चली, और 160 मिनट में कितनी क्लासें चली? 4 क्लासें चली। तो बटे 4 और कर दिया बच्चा, 4 चौक 40, यानी एक क्लास कितने मिनट की थी? 40 मिनट की एक क्लास थी। यही क्या हुआ? हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। गुड इवनिंग दर्शिता जी, वेलकम। भैया आप समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। अबे ये मैथ्स का नहीं, क्लॉक का क्वेश्चन है, क्लॉक का। समझ आ गया ना भैया? प्राची और बाकी जितने लोगों ने गलत किया था, कोई डाउट हो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। और समझ आने पर ऐसा थम्स अप बनाते रहना, ठीक। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए। और जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं क्लास में, आप सभी का स्वागत है भैया। और कल सुबह 9:30 बजे से कंप्यूटर का कोर्स पेज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों के तमाम कहने पर, ठीक है। गुड इवनिंग साची जी, वेलकम, गुड इवनिंग। और भैया इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा ये बताइए। ये रहा आप लोगों के सामने पोल, जरा बताइए क्या उत्तर आएगा भैया। 49% लोग बोले हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? ए वाला आएगा। और बाकी लोगों ने बी, सी और डी पर भी उत्तर किया हुआ है। बच्चा सही उत्तर क्या आएगा? ये हमारे सामने एक ओपन डाइस का फिगर बना हुआ है। ये
कह रहा है जब इस डाइस को क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो चारों में से कौन सी आकृति बनेगी, ये हमको बताना है केवल। बच्चा क्लोज्ड डाइस को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, यानी अगर कोई ओपन डाइस हमको दी गई है तो उसे हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसका तरीका मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, मैंने क्या तरीका बताया, हमेशा पहले वाले से उठाओ या दूसरे वाले से उठाओ और अल्टरनेट पर क्या कर दो, एक दूसरे के अपोजिट कर दो। यानी अगर आप ये जो डॉट वाला फेस है, अगर आप इस डॉट वाले फेस को उठाएंगे, बाहर की ओर खींचेंगे, तो इसके अपोजिट में बच्चा कौन आएगा, ये जो लाइन वाला फेस है ये इसके अपोजिट में आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चा ये जो ब्लैंक स्पेस है और ये जो ब्लैंक स्पेस है ये एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे, तो ये सर्कल और ये ब्लैंक स्पेस एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे। यानी आपको अपोजिट पता चल गया बच्चा कि डॉट के अपोजिट में क्या आएगा, ये लाइंस आएंगी। ठीक है, इस सर्कल के अपोजिट में क्या आएगा, एक ब्लैंक स्पेस आएगा, और एक ब्लैंक स्पेस के अपोजिट में क्या आएगा, ब्लैंक स्पेस। ठीक, अब अगर जो चीज अपोजिट में आ रही तो बच्चा साइड में तो नहीं आ सकती। जरा ऑप्शन नंबर बी को देखो, ये डॉट और ये लाइंस दोनों साइड में आ गई, जबकि ये अपोजिट है। संभव नहीं कभी भी ऐसा फिगर बने, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखो बच्चा, दो स्पेसेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी दो फेसेस अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं बच्चा, तो उनके साइड में एक कोई फेस आ सकता है, लेकिन तीनों एक साइड में आ जाए ये संभव नहीं है बच्चा। कोई तो दो फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए थे, लेकिन कोई भी तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तीन के तीनों ब्लैंक स्पेस एक दूसरे के साइड में लिखे हुए हैं, सी वाला भी संभव नहीं है। डी वाले में फिर से डॉट के साइड में लाइंस बना दी, ये भी संभव नहीं। तो फिगर बचा कौन सा बच्चा, केवल ए वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट ओनली ए इज करेक्ट, दिस इज योर आंसर। ठीक है, जितने लोगों ने करेक्ट किया था करीब 55% लोगों ने आंसर ए वाला आएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, डिस्टेंस एवं डायरेक्शन का उत्तर बताइए। एक बच्चा अपने पिताजी की तलाश कर रहा है, उस बच्चे की मदद कीजिए। ठीक है, उस बच्चे को अपने पिता तक पहुंचाइए। पुण्य का काम है, पुण्य करते रहोगे, भलाई करते रहोगे तो जीवन अच्छा रहेगा। अच्छा, बताइए जल्दी से इसका उत्तर, मैं 20 सेकेंड बाद आपको देता हूं पोल। पॉज है क्या सभी का, पॉज। ठीक है, पारस अपना वीडियो रिफ्रेश करो। ठीक ठीक ठीक, पारस अपना वीडियो रिफ्रेश करो बच्चा। और अब मैं पोल देने जा रहा हूं भैया इस प्रश्न के लिए आप लोगों को, जरा देखिए और बताइए सही उत्तर क्या आएगा। ये रहा आप लोगों के सामने पोल। 31% सही आंसर आया है। अच्छा ठीक है प्राची जी, गोल गोल है। चलो जरा देखते हैं सही उत्तर क्या आएगा बच्चा इसका। उसने प्रश्न में हमसे बोला है, कह रहा एक बच्चा अपने पिता की तलाश कर, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस वो देखने में बड़ा लग रहा है हमको। जब आप करने बैठेंगे इसको तो सिंपल लगेगा आपको। कह रहा है एक बच्चा अपने पिता की तलाश कर रहा है, वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले पूर्व 90 मीटर तक गया। यानी यहां पर एक बच्चा है बच्चा, ठीक है, और ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने पिता की तलाश कर रहा है। अपने पिता की तलाश कर रहा है और तलाश में वो अपने दाईं ओर मुड़ने के पहले पूर्व में यानी ईस्ट की ओर 90 मीटर तक जाता है। तो बच्चा यहां से पहले ईस्ट की ओर भेज दिया उसको। कितना भेज दिया हम लोगों ने, 90 मीटर की दूरी को उसने ईस्ट में तय किया।
जब 90 मीटर की दूरी को तय कर लेता है तो अब यहां से कहां जाता है, दाएं मुड़ता है। उसने बोला ना दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर चला है, तो पहले 90 मीटर चला और अब कहां मुड़ेगा, दाएं। अच्छा, दाएं मुड़ने के बाद कितना चला है बच्चा, ये भी जरा पहचान लिया जाए। कह रहा वह इस बिंदु से 30 मीटर दूर अपने चाचा के स्थान पर अपने पिता की तलाश करने के लिए कहां पर खड़ा था, यहां पर खड़ा था और दाएं मुड़ चुका है। चला कितना ये नहीं पता अभी। कह रहा इस बिंदु से अपने पिता की तलाश के लिए चाचा के स्थान पर दाहिने मुड़ने से पहले 20 मीटर और चलता है। यानी यहां पर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ करके 20 मीटर चलता है और दाएं मुड़ करके 20 मीटर चलने के बाद फिर से अपने चाचा के स्थान की ओर 30 मीटर की दूरी को और तय करता है। यानी ये दूरी बच्चा हमारे सामने कितनी दी गई है, ये दूरी हमारे सामने 30 दी गई है। लेकिन चाचा के स्थान पर पहुंचकर भी उसने देखा कि उनके पिता वहां नहीं थे। अब जब पिता वहां नहीं थे तो वहां से अपने पिता से एक गली में मिलने से पहले अपने उत्तर में 100 मीटर तक गया। यहां पर खड़ा है बच्चा वो लड़का और कहां पर गया है, उत्तर की ओर गया है बच्चा। 100 मीटर की दूरी को तय किया है, तो यहां से 100 मीटर की दूरी को उसने तय किया उत्तर की ओर जाकर के। और यहां 100 मीटर की दूरी को तय करने के बाद एक गली में उसके पिता उससे मिले। ठीक, यानी ये क्या बच्चा उसका एंड पॉइंट है और ये क्या है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसने कहा क्या है हमसे, उसने हमसे क्या है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बेटा अपने पिता से मिला। तो बच्चा ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या उसका एंड पॉइंट है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है तो बच्चा यही दूरी निकल करके आएगी कि नहीं आएगी। अब ये दूरी कितनी है बस यही कैलकुलेट करना था आपको। बच्चा यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है कितनी, 90 में से बच्चा ये 30 हटा दो तो डिस्टेंस कितनी बची, 60 बची। ये टोटल डिस्टेंस हमारे सामने यहां से यहां तक की 20 है, तो ये ऊपर कितनी बची, 80 बची ना केवल। तो अब आपको सॉल्व कितना करना था, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 80 का स्क्वायर 6400 हो जाएगा और 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। अंडर रूट में बच्चा कितना निकल करके आएगा, 10,000 और अंडर रूट हटाओगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, 100 मीटर। यानी प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 100 मीटर वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ में कि बच्चा नहीं आया, फिगर गलत बना लिया। हाँ, असल में ये जो भाषा उसने लिखी है यहां से यहां तक वाली जो भाषा है, वो हमसे ये भी कह सकता था कि अपने दाएं मुड़कर 20 मीटर चला और वहां से अपने दाएं मुड़कर 30 मीटर अपने पिता के पास अपने चाचा के स्थान पर चला। लेकिन उसने जो डायरेक्शन दी वो सीधी सीधी नहीं दी, उसने डायरेक्शन को घुमा फिरा करके दे दिया, ऊपर नीचे कर दिया स्टेटमेंट को, केवल बस इतना काम उसने जबरदस्ती किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया बच्चा, बी वाला इस प्रश्न का सही उत्तर आ गया। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, जरा अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। वर्बल एनालॉगी का क्वेश्चन। दीपक राजपूत और शिवम सिंह जी, शुभम शुक्ला जी, आप सभी लोगों का स्वागत है क्लास में, जितने भी लोग भैया जुड़ते जा रहे हैं। और शाम के समय में नेटवर्क इशू रहता ही रहता है, कोशिश ये किया करो कि बैकग्राउंड में जितनी भी एप्स चल रही हैं उन एप्स को बंद कर दिया करो और केवल इसे क्लास को चलने दिया करो, तो शायद इतना प्रॉब्लम ना हो नेटवर्क का। वरना नेटवर्क इशू आप लोगों के पास बहुत प्रॉब्लम करता है। जरा इसका उत्तर बताइए क्या आएगा। नहीं, क्लास 7 बजे से होती है शिवम। और अब मैं देता हूं 5 ऑप्शन हैं, अब मैं देता हूं इस प्रश्न का पोल आप लोगों को। ये रहा आप लोगों के सामने पोल, उत्तर बताइए। डिलीजेंट, बहुत बढ़िया। ऐसा भी क्वेश्चन आता है अतुल। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न में, एनालॉगी के क्वेश्चंस जब मैं कराता हूं तो एनालॉगी के क्वेश्चंस में क्या करता है वो करता आपसे ये है कि आपसे यहां पर एक शब्द दे देगा और यहां पर एक शब्द दे देगा और फिर आपसे कैसे आपसे बोलेगा कि बताओ ये वाला शब्द जो है किस शब्द से संबंधित होगा। ठीक है, तो यहां पर उसने प्रारूप चेंज किया क्वेश्चन का
कह रहा दिए गए शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके, अब यहाँ पर अल्फाबेटिकल सीरीज और एनालॉगी दोनों का मिक्सचर कर दिया उसने। कह रहा दिए गए शब्द के अक्षरों को परिवर्तित करके या पुनर्व्यवस्थित करके, ये हमारे सामने एक शब्द दिया गया है बच्चा, ठीक है, इसको पुनर्व्यवस्थित करके बनाए गए शब्द के अर्थ के समान, पहले तो इसको क्या करना है, हमको पुनर्व्यवस्थित यानी अरेंज करना है कि क्या इन शब्दों, इन अक्षरों को मिलाकर के कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो इन अक्षरों को मिलाकर के क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। प्राची ने बताया क्या बन रहा है, डिलीजेंट। क्या बन रहा है, डिलीजेंट। ये एक वर्ड बन रहा है। मतलब क्या होता है इसका, मतलब क्या होता है, ठीक है। इस डिलीजेंट वर्ड के लिए, मेहनती, बहुत बढ़िया, इस डिलीजेंट वर्ड के लिए बच्चा उसने कहा है कि इस शब्द के अर्थ में सबसे समान शब्द, यानी डिलीजेंट जो वर्ड बना है इसका अर्थ क्या है बच्चा, मेहनती। और उसने आपसे कहा कि भैया इस मेहनती शब्द के समान इनमें ऑप्शन में से कौन सा शब्द दिया गया है। अल्फाबेटिकल सीरीज, एनालॉगी और रीजनिंग, तीनों चीजें हो गई। बच्चा एनालॉगी के अंदर हिंदी में अगर क्वेश्चन पूछता है तो पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछता है कि नहीं पूछता है, पूछता है कि नहीं पूछता है। हिंदी में जब पर्यायवाची का या हिंदी में एनालॉगी का क्वेश्चन आता है तो पर्यायवाची और विलोम शब्द आते हैं ना उसमें, ठीक। उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी अल्फाबेटिकली सीरीज को अगर यूज कर लेगा एनालॉगी के अंदर तो वहां पर भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपसे पूछ सकता है। डिलीजेंट के बराबर में या समान सार्थक शब्द बच्चा कौन सा है, लेबोरियस, ठीक है, मेहनती। लेबोरियस का मतलब भी क्या होता है बच्चा, मेहनती होता है, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, लेबोरियस, ठीक है। डिलीजेंट के बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं, पर्यायवाची बनते हैं, जैसे शेड्यूलस हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया, लेबोरियस हो गया, ठीक है। ये सारे सारे किसके पर्यायवाची हैं, डिजिलेंट के, सॉरी डिलीजेंट के पर्यायवाची, ठीक। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन देखा है। चलो इस तरह के क्वेश्चंस को भी कंटिन्यू कराने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा। फिलहाल मेरी एडवाइस मानना, तो अंग्रेजी आती हो तभी इस प्रश्न को सॉल्व करना, वरना आगे बढ़ जाना, तुरंत आगे बढ़ जाना, ठीक है। स्किप करने का एक ऑप्शन होता है ना एग्जाम में, तो अंग्रेजी आती हो तो ही इसको देखना भी, नहीं आगे बढ़ जाना, नहीं परेशान हो जाओगे। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, उत्तर बताइए। हाँ, ये अच्छी चीज है, मेहनत करो और सीखो। इसका उत्तर बताओ जल्दी से, क्या आएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि संप्रथा और सुप्रीत के बीच खड़े डांसर्स की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, कई बार करा चुके हैं ऐसा प्रश्न आप लोगों को, और ये रहा आपके सामने पोल। जरा बताइए उत्तर क्या आएगा। चलो जरा देखो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। क्या कह रहा है भैया प्रश्न में, कह रहा है कि नृत्य कक्षा में 24 छात्र हैं, यानी कुल संख्या बच्चा उसने हमको दे दी है, कितनी है, 24 है, ठीक है। कह रहा है और शिक्षक मंच पर छात्रों की व्यवस्था के लिए योजना बना रहे हैं, यानी एक कक्षा है जिसमें नृत्य कक्षा में 24 छात्र हैं और शिक्षक उस 24 छात्रों को मंच पर व्यवस्थित करने की योजना बना रहे हैं। कह रहा है संप्रथा पंक्ति के बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। हमारे सामने एक पंक्ति है बच्चा, ठीक है, हमारे सामने एक पंक्ति यानी एक ये लाइन है, और इस लाइन में उसने क्या बताया है हमसे, इस लाइन के लिए बच्चा उसने हमसे बोला कि संप्रथा पंक्ति में बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया।
लेफ्ट से कहां पर है संप्रथा, 9वें स्थान पर है, ठीक, लेफ्ट से। और फिर क्या बोला है उसने बच्चा कि सुप्रीत पंक्ति में दाईं ओर से 22वें स्थान पर है, यानी यहां पर 22वें स्थान पर कौन होगा, सुप्रीत होगा, कहां पर, दाईं ओर से। ये हमारे सामने स्थिति है। कह रहा है कि बताइए बहनों संप्रथा और सुप्रीत के बीच खड़े नर्तकियों की संख्या क्या होगी, ये उसने हमसे बताया है। बीच खड़े नर्तकियों की संख्या, दैट इज उसने आपसे एग्जैक्ट मिड या मिड एलिमेंट्स पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक है, एग्जैक्ट मिड एलिमेंट्स के बारे में पूछा, यानी बीच में खड़े हुए व्यक्तियों की संख्या बताओ। बच्चा बीच में खड़े हुए व्यक्तियों की संख्या को कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको क्या समझाया था, टोटल वैल्यू और टोटल वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं किससे, गिवन वैल्यू से। टोटल वैल्यू कितनी है बच्चा, 24 है, टोटल वैल्यू 24 है, गिवन वैल्यू कितनी है, 9 और 22। अगर गिवन वैल्यू 9 और 22 है तो बच्चा गिवन वैल्यू क्या हो गई, 9 प्लस 22 यानी 31, डिफरेंस ले लेंगे कितना आया, 7 निकल करके आया कि नहीं। क्या 7 इसका सही उत्तर है, बहुत सारे लोगों ने 7 दिया हुआ था, नहीं उत्तर है, सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्यों, क्योंकि बच्चा टोटल वैल्यू हमारे पास 24 दी गई है और गिवन वैल्यू 22 प्लस 9 कितना हो रहा है, 31, यानी गिवन वैल्यू बड़ी है टोटल वैल्यू से। और मैंने आप लोगों को कितनी दफे समझाया है कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में गिवन वैल्यू बड़ी हो जाएगी टोटल वैल्यू से, तो ये क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर ये ओवरलैपिंग है तो क्वेश्चन के एंड में आपको -2 करना पड़ेगा ओवरलैपिंग को हटाने के लिए। और फिर इस प्रश्न का उत्तर बच्चा क्या आएगा, 5 वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ गया समझ की नहीं आ गया अभी। जो गलती आप लोगों ने की, क्या, जिन लोगों ने 7 दिया था आंसर, आप लोगों ने -2 नहीं किया, ओवरलैपिंग का केस स्किप हो गया था आपके दिमाग से, ठीक है। चलो, प्रश्न का उत्तर हो गया बी यानी कि 5। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जरा उत्तर बताइए इसका क्या आएगा। बाएं से वकील की स्थिति क्या है, हो गया, बहुत बढ़िया। मैं 10 सेकेंड बाद बोल देता हूं आपको। सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लेंगे स्टेटमेंट्स को तो आसानी से आप उत्तर लगा सकते हैं इसका, ठीक है। और इस प्रश्न का पोल उसने पूछा है बाएं से वकील की स्थिति क्या है, ये रहा आपके सामने पोल, जरा बताइए उत्तर क्या आएगा। चलो जरा पहचाना जाए क्या कह रहा है इस प्रश्न के बारे में और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा। जरा देखो क्या कह रहा है बच्चा, देखो क्या कह रहा है प्रश्न में। उसने हमसे प्रश्न में क्या बोला है, कह रहा है कि एक पंक्ति में 5 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। एक पंक्ति में, अभी चेक कर रहे हैं, एक पंक्ति में क्या कह रहा है प्रश्न, पहले ध्यान से देखो। कह रहा है एक पंक्ति में 5 व्यक्ति खड़े हैं, पंक्ति के अंत में खड़े 2 व्यक्तियों में से एक प्रोफेसर है, ठीक है। पंक्ति के अंत में खड़े 2 व्यक्तियों में से एक प्रोफेसर है। और अगर आपने इसको ये मान लिया है कि ये 5 व्यक्ति हैं और इन 5 व्यक्तियों में से अंत में खड़े 2 व्यक्ति में से एक प्रोफेसर है, तो ये आपकी गलती है, ठीक। पंक्ति के अंत में जो 2 व्यक्ति खड़े हैं, अंत पंक्ति का कहां पर होता है, पंक्ति के 2 अंत होते हैं, एक ये और एक ये, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, ठीक है। यानी पंक्ति के 2 अलग अलग अंतों पर यानी किनारों पर खड़े 2 व्यक्तियों में से एक प्रोफेसर है। तो बच्चा ये हमारे सामने अगर एक पंक्ति बनी हुई है तो इस पंक्ति में एक जगह पर कौन खड़ा होगा, प्रोफेसर खड़ा होगा, और एक जगह पर कौन खड़ा होगा, व्यवसायी खड़ा होगा। हमको नहीं पता कौन कहां पर खड़ा हुआ है, तो हमने यहां पर एक बार प्रोफेसर को खड़ा किया और एक बार कहां पर खड़ा किया, बिजनेसमैन को यहां पर।
दूसरी बार प्रोफेसर को यहाँ पर और बिजनेसमैन को यहाँ पर खड़ा किया। दोनों चीजें संभव है ना बच्चा, हमारे पास एग्जैक्ट जानकारी तो है नहीं। आगे क्या बोला है, कह रहा वकील छात्र के दाईं ओर है। वकील कहाँ बैठा है, छात्र के दाईं ओर, लेकिन पता नहीं ना कि छात्र कहाँ बैठा है। ठीक है, बस इतना पता है कि जो एडवोकेट है, वकील है, छात्र के दाईं ओर है, यानी यहाँ पर बच्चा कौन होगा, स्टूडेंट होगा, और उसके दाईं ओर कौन होगा, एडवोकेट। यानी छात्र और एडवोकेट हमेशा एक साथ आएंगे। लेखक व्यवसायी के बाईं ओर है। बच्चा इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़ना, लेखक व्यवसायी के बाईं ओर है, यानी बिजनेसमैन के बाईं ओर बच्चा कौन बैठा हुआ है, लेखक। अब अगर बिजनेसमैन को आप लेफ्ट हैंड पर रखोगे तो क्या कभी उसके बाएं एंड पर लेखक आ सकता है क्या, कभी पॉसिबल नहीं है ना, कभी नहीं पॉसिबल है। और अगर नहीं पॉसिबल है तो कंफर्म हो गया, प्रोफेसर कहां बैठेगा, लेफ्ट हैंड में, तो बच्चा बिजनेसमैन कहां बैठेगा, बिजनेसमैन बैठेगा राइट हैंड पे, यानी यहां पर बैठेगा बिजनेसमैन। उसके जस्ट लेफ्ट में यहां पर कौन बैठेगा, लेखक। मतलब लेखक क्या क्या हो गया, ऑथर। और स्टूडेंट और एडवोकेट हमेशा बच्चा एक साथ आएंगे, तो यहां पर आ गया स्टूडेंट और एडवोकेट, ये स्टूडेंट और ये एडवोकेट हुआ। तो बच्चा इस आधार पर बोला था बाएं से वकील की स्थिति क्या है बच्चा, बाएं से हो या दाएं से हो, वकील की स्थिति क्या होगी, थर्ड होगी। और यही क्या हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर। आपने गलती क्या की कि पंक्ति के अंत में खड़े दो व्यक्तियों में, अंत बच्चा दोनों तरफ से काउंट किया जाता है। ठीक है, देखो अंग्रेजी में उसने लिखा भी हुआ है एट एक्सट्रीम एंड, यानी पंक्ति के दो अलग अलग किनारे। पंक हाँ, ये लेफ्ट वाला पॉइंट है, ये लेफ्ट पॉइंट है पूजा जी, और ये पॉइंट कौन सा है, राइट पॉइंट है। ये लेफ्ट पॉइंट और ये राइट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट है। क्लियर हो गया अभी प्रश्न का उत्तर, आगे बढ़ा जाए। चलो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अच्छा बहुत बढ़िया। दर्शिता जी अगर साउथ फेस कर देंगे, साउथ फेस कर देंगे तो भी प्रश्न का उत्तर सेम आएगा। अभी इस क्वेश्चन को जरा देखो पहले, अच्छा आओ देख लो पहले। अगर मैं साउथ फेस कर दूं इसको, ध्यान से देखो बच्चा, ये हमारे सामने कंडीशन है। मैंने क्या कर दिया, इसको साउथ फेस कर दिया। साउथ फेस में बच्चा 5 लोग खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे, इस तरह से कर दिया। अच्छा ये साउथ फेस से बच्चा, तो हमको पता है राइट इधर होगा और इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। उसने जो जो बात हमको बताई है बस उतनी उतनी बात करते हैं। पहला एक प्रोफेसर है और दूसरा क्या है, व्यवसायी। ठीक है, अब प्रोफेसर और व्यवसायी बच्चा यहां पर भी हो सकता है, प्रोफेसर और व्यवसायी यहां पर भी हो सकता है। कह रहा लेखक व्यवसायी के बाईं ओर है, बच्चा बिजनेसमैन के बाईं ओर है, यानी यहां पर तो बिजनेसमैन नहीं बैठेगा, यहां केवल कौन बैठेगा, प्रोफेसर। तो यहां पर केवल कौन बैठेगा, बिजनेसमैन। बच्चा इसके बाईं ओर कौन है, इसके बाईं ओर किसको बैठा दिया हमने, ऑथर को। तो बच्चा बचा क्या हमारे पास, वकील और छात्र बचा ना। और उसने बताया है कि वकील कहां, छात्र के दाईं ओर है, यानी एडवोकेट दाईं ओर है किसके, वकील के, सॉरी स्टूडेंट के। यानी एएस आएगा कि नहीं आएगा बच्चा। ठीक है, तो ये हमारे सामने एडवोकेट हो गया, ऑथर हो गया। और बच्चा अब यहां पर क्या आएगा, एडवोकेट, और यहां पर क्या आ गया, स्टूडेंट। अब भी बच्चा अगर बाएं से गिनना शुरू करोगे तो बाएं से एडवोकेट ही आ रहा है ना बीच में। तो अगर वो आपको आगे कंडीशन नहीं देता है कि आगे कंडीशन के आधार पर उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, या पूरब जाना है, पश्चिम, अगर मैं इसको पूरब या पश्चिम लेकर के भी करूंगा तो भी प्रश्न का उत्तर एडवोकेट ही आएगा, बदल नहीं सकता प्रश्न का उत्तर। लेकिन आसानी रहती है, इस वजह से हम लोग अज्यूम क्या कर लेते हैं कि नॉर्थ की ओर देख रहे होंगे सारे के सारे। ठीक है, इसलिए उत्तर क्या आया, थर्ड वाला। ठीक, हाँ। अच्छा अगला प्रश्न बच्चा ये, बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी, धन्यवाद। अगला प्रश्न ये रहा बच्चा, इसका उत्तर बताओ, क्या उत्तर आएगा बताइए जरा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैं आपको अभी अभी सिखाया हूं, परसों नरसों ही प्लस वाली क्लास में। उम्मीद है गलत नहीं करोगे इसका आंसर। वरुण बच्चा पोल देते हैं हम, पोल पर किया करो आंसर, हैं।
और ये रहा आपके सामने इस प्रश्न का पोल, जरा उत्तर बताइए क्या आएगा। बाकी लोग तुम्हारे आंसर को टीप लेते हैं, टीपना मतलब कॉपी कर लेते हैं। हाँ, आप फर्स्ट टाइम हमारे क्लास में आए हैं। उम्मीद है आपका अनुभव अच्छा रहा होगा अभी तक का, जो आपका अनुभव होगा हमारी क्लास का। भैया ये आंसर यार तुम लोग फिर 3 टाइप के दे दियो, बी सी डी तीनों टाइप के उत्तर दे दियो। ठीक है, तीनों टाइप के उत्तर दियो तुम लोग। जरा चलो पहचाना जाए चल क्या रहा है यहाँ पर। फिर से रिफ्रेश करो बच्चा उसको। चलो देखा जाए। मैंने आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया था अभी परसों नरसों वाली प्लस क्लास में, कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा क्वेश्चन मार्क है तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पर डिफरेंस देखो जरा कितने का है, 51 से 105 पर जा रहे हो, यानी 54 का डिफरेंस है ना, प्लस का 54। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन करके मैं करता हूं रिफ्रेश अपनी तरफ से। अच्छा इसके बाद बच्चा क्या बोला है, 20 और 51, यहां कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है, 31 का डिफरेंस है ना। और 4 से 20 में कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, ये 16 का डिफरेंस नजर आ रहा है। यानी जो डिफरेंस आपको नजर आया है बच्चा, वो नजर आया है 16, 31 और 54। ये 16, 31 और 54 कैसे हो सकता है, ये तो नहीं समझ आ रहा। यानी आप अब आप क्या करें, डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ले लें। अगर इसका भी डिफरेंस अगर बच्चा निकालते हैं तो 16 से 31 कितने का अंतर है, 15 का। और 31 से 54 कितने का अंतर है बच्चा। ठीक है, 31 से 54 का कितने का उत्तर आएगा। 31 से 54 अगर हम चलते हैं तो ये 23 का डिफरेंस नजर आ रहा है ना हम लोगों को। अब अगर बच्चा यहाँ पर 23 का डिफरेंस है तो यहां से भी कुछ नहीं समझ आया। हमारे पास और ब्रेक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, और इसको ब्रेक किया तो 8 का अंतर आ रहा है। अब या तो 8 का अंतर ही आगे चल रहा होगा या तो बढ़ रहा होगा, दोनों में से कुछ भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन पहला ऑप्शन लेकर के चलते हैं कि यहां पर भी डिफरेंस 8 का ही होना चाहिए। तो बच्चा 15 8 23 हुआ, तो 23 और 8 कितना होगा, 31। बच्चा 16 15 31, 31 23 54, तो 54 और 31 कितना होना चाहिए, अगला 85 होना चाहिए। यानी 105 में क्या करेंगे, 85 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह 190 ऑप्शन में भी नजर आ रहा है। यही हुआ प्रश्न का सही उत्तर। कई लेयर का क्वेश्चन था, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस चल रहा था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 190। आ गया समझ की नहीं आ गया। बताए थे ना ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना। विकास क्या किया गया है बच्चा, यहां पर ये डिफरेंस निकाल लो केवल, 4 से 20, 20 से 51, 51 से 105, इनके बीच डिफरेंस कितना है बच्चा, 16, 31, 54। ये डिफरेंस निकल करके आया, ये बच्चा पहला डिफरेंस निकल करके आया। अब यहाँ 16, 31, 54 से हमें नजर नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, तो हमने इसको एक बार और ब्रेक किया। तो हमको ब्रेक करने पर क्या मिला, 15 और 23 मिला। यहां से ब्रेक करने पर भी 15 23 कैसे निकल करके आया, ये भी नहीं समझ में आ रहा था। तो इसको बच्चा एक और बार ब्रेक किया तो 15 और 23 का डिफरेंस कितना आया, 8। तो अब आगे हमने क्या मान लिया कि आगे भी कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 8 का। तो बच्चा 15 में जिस प्रकार 8 जोड़ करके 23 पर पहुंचे, उसी प्रकार 23 में 8 जोड़ करके 31 पर ऊपर गए। तो क्या हो रहा है बच्चा, 16 से 15 जोड़ के 31, 31 23 54, तो 54 31 85। और अब ये संख्या 85 ऐड हो रही है, तब आपका उत्तर आया है 190। और मैं रिफ्रेश कर दिया है मैंने इस वीडियो को अपने एंड से। ठीक है, अभी भी अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो ये नेटवर्क आपका होगा, उसको एक बार रिफ्रेश कर लेना। ठीक है बच्चा, चलो इस प्रश्न का उत्तर क्या आया, 190। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से उत्तर बताइए। बताओ जल्दी से इसका उत्तर क्या आएगा। और ये रहा आपके सामने पोल, बताइए उत्तर।
तुम लोग कहां टहिल गए हो? पहली बात तो पांचों टाइप के उत्तर आए हैं। हाँ, वही कह रहे हैं कि पहली बात तो पांचों टाइप के उत्तर आए हैं। दूसरी बात, मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया है डी वाले को, कि ना तो तर्क एक ठोस है ना ही तर्क दो ठोस है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझो। कह रहा है स्टेटमेंट में कि क्या भारत में सभी शारीरिक रूप से योग्य युवकों को 3 वर्ष के लिए सैनिक शिक्षा देना अनिवार्य कर देना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, क्या कि क्या भारत में सभी शारीरिक रूप से योग्य युवकों को 3 वर्ष के लिए सैनिक शिक्षा देना अनिवार्य कर देना चाहिए। अच्छा, इसके बाद उसने पहला तर्क क्या दिया बच्चा? अब जैसे रमन ने बोला ना बिल्कुल, जैसे ही रमन ने बोला बिल्कुल, ये तुरंत आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये सेल्फ स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? सेल्फ स्टेटमेंट। पहला क्या बोला? हाँ, इसी प्रकार का प्रचलन कुछ विकसित देशों में है। क्या किया उसने? कंपेयर किया ना। कितनी बार आपको समझाया कि अगर अजम्पशन के क्वेश्चंस में, ठीक है, या फिर आपसे आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन में, कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस में कंपैरिजन जहां पर आ जाता है, जहां पर कंपैरिजन करने लगता है कि हाँ दूसरे देश में भी ऐसा हो रहा है तो हमको भी अपने देश में ऐसा करना चाहिए, वो आर्ग्यूमेंट कैसा होता है? वीक आर्ग्यूमेंट होता है। यानी पहला वाला निश्चित रूप से गलत आर्ग्यूमेंट है। पहला वाला तो कभी सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब दूसरे वाले पर बच्चा चलते हैं। कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। योग्य युवकों को, शारीरिक रूप से जो योग्य हैं, 3 वर्ष के लिए सैनिक शिक्षा देना अनिवार्य कर देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती सभी चीजों की अच्छाई को नष्ट कर देती है। अब आप एक बात बताओ, अपने आप से जरा समझना, अपने आप का एग्जाम्पल लेना। आप 21-22 वर्ष के एक युवक हैं, आपका शरीर अच्छा है, ठीक है, आप शारीरिक रूप से फिट हैं, आप अपने जीवन में करना चाहते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई, ठीक है, लेकिन सरकार आई, आपके घर का दरवाजा खटखटाया और बोला कि एक बात बताओ, तुम्हारा घर का लड़का, हाँ ये शारीरिक रूप से फिट है, इसको जरा बाहर निकालो और बेटा तुमको 3 साल की हम लोग सैनिक शिक्षा देते हैं, चलो हमारे साथ। तुम तो पढ़ाई कर रहे थे कि तुम्हें डॉक्टर बनना था, तुम्हें जबरदस्ती उठा करके सैनिक शिक्षा देने चले गए। ठीक है, सैनिक वाली शिक्षा तुमको देने चले गए। क्या इस जबरदस्ती के साथ में तुम सैनिक शिक्षा को अपने ऊपर पूरी तरह से अप्लाई कर पाओगे, या देश सेवा में क्या कोई सहयोग दे पाओगे? क्या अपने आप से सोचो। क्या ये जिस जबरदस्ती के साथ तुम ये काम करना पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे ना। ठीक, और अगर नहीं पसंद करोगे तो भैया जबरदस्ती अगर तुमको सैनिक शिक्षा दे भी जाए तो क्या वो देश की शिक्षा, वो सैनिक शिक्षा देश के हित में काम आएगी? क्या देश को सहयोग प्रदान करेगी? क्या कतई नहीं। तुम तो बवाल समझोगे, जितनी जल्दी खत्म हो बवाल खत्म हो हमारा। तो बच्चा ये जबरदस्ती सभी चीजों की अच्छाई को नष्ट कर देती है। सही आर्ग्यूमेंट बोला है सेकंड वाले भाई साहब ने ना, और अगर सही आर्ग्यूमेंट बोला है बच्चा तो ये आर्ग्यूमेंट सेकंड वाला सही है और पहला वाला गलत, तो आंसर डी तो नहीं हो सकता ना कभी। आंसर सही कौन सा होगा? केवल और केवल बी वाला। समझ आ गया? ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, जरा उत्तर बताओ। अमर, क्षितिज, राधिका, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास में, वेलकम। जरा भैया बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है? सॉल्व करने के लिए 40 से 45 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको। ये तो यक्ष प्रश्न हो गया अतुल, ये नहीं बता सकते भैया। और लाइन वाइन कम नहीं है, सब पर्याप्त बनी हुई है, पर्याप्त है क्वेश्चन। चलो अब मैं इस प्रश्न का पोल देने जा रहा हूं आप लोगों को, 10 सेकंड के अंदर मैं इस प्रश्न का पोल देता हूं। और उसने आपसे बोला है कि आकृति में त्रिभुज कितने हैं, केवल ये बताइएगा। और ये रहा आपके सामने पोल, जरा बताइए, देखें कितने लोग सही कर पाते हैं इसको। बेहद कम लोग।
15 बन पाए। अच्छा, चलो जरा देखा जाए भैया इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा। जरा ध्यान से समझना बच्चा, सही उत्तर क्या होगा इसका। क्या कह रहा है हमारे सामने, ये एक फिगर बना हुआ है बच्चा। इस फिगर में हमको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट करना है, ठीक है। केवल 6 ट्रायंगल तो आपके तुरंत काउंट हो जाएंगे, यानी तुरंत का मतलब ट्रिक से। बाकी ट्रायंगल्स को मैनुअली काउंट करना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी ट्रायंगल्स को मैनुअली काउंट करना पड़ेगा क्योंकि फिगर ही ऐसा है। अच्छा, जो ट्रायंगल आपको मिल जाएगा तुरंत, वो ट्रायंगल बच्चा कौन सा है आपके सामने। जो ट्रायंगल आपको तुरंत मिल जाएगा वो है ये वाला, ठीक है। जब आप इस ट्रायंगल को काउंट करेंगे जा करके, इस वाले ट्रायंगल को, तो बच्चा इस वाले ट्रायंगल्स को काउंट करना मैंने सिखाया है कैसे करते हैं। कि ये एक हो गया पार्ट, ये दो हो गया, और टोटल ट्रायंगल कितने मिलेंगे, 3। तो बच्चा 3 ट्रायंगल तो ये हो गए। सेम 3 ट्रायंगल यहाँ वाले फिगर से भी बच्चा हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो प्लस के 3 ट्रायंगल और हो गए। ये 6 ट्रायंगल तो तुरंत मिल सकते हैं। इसके बाद बच्चा आगे जरा ट्रायंगल्स देखो और कौन कौन से आपको मिल रहे हैं। अब यहां से मैं आपको काउंट करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब जब यहां से आप आगे बढ़ते हैं बच्चा, तो आपको कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है। आपको एक ट्रायंगल ये मिल रहा है, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है। एक आपको ये ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल नंबर 3, ठीक है। और ट्रायंगल नंबर 4। एक आपको ये ट्रायंगल मिला है, ट्रायंगल नंबर 5 और ट्रायंगल नंबर 6। बच्चा 6 ट्रायंगल ये मिल गए कि नहीं मिल गए। तो प्लस का 6 और कर दिया हम लोगों ने। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। 6 ट्रायंगल कुल मिला करके हो गए। अच्छा, इन 6 ट्रायंगल के बाद बच्चा और कौन कौन से ट्रायंगल मिले, जरा इनको भी चेक किया जाए अब, ठीक है। नहीं बच्चा, आपने जब 3 3 को ट्राई किया था, जरा एक बार ध्यान से देखो। ये आपने जब बनाया था 3 वाले में, आपने किस ट्रायंगल को काउंट किया था पारस, आपने इसको काउंट किया था। 1 और 2, ये 3 हो गए बच्चा। अब इसके बीच में मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूं, यानी मैं एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर दूं, तो इस ट्रायंगल को अलग से गिनेंगे बच्चा कि नहीं गिनेंगे पारस। इसको अलग से गिनेंगे ना, ठीक है। तो वही ट्रायंगल ये वाला अलग गिना है, ये वाला अलग, और 3 3 जो ट्रायंगल मिले थे वो अलग ट्रायंगल थे हमारे सामने, ठीक है। तो जब 3 3 ट्रायंगल के बाद ये एक ट्रायंगल, एक ये 2, फिर 3 और ये 4 और 5 और ये 6, 6 ट्रायंगल हमको अलग से मिल गए, तो ये 6 ट्रायंगल अलग से गिन लिए। अच्छा, इसके बाद बच्चा अब कहां पर ट्रायंगल मिल रहा है हम लोगों को। अब अगर इसके आगे हम लोग ट्रायंगल गिनने जाते हैं, तो एक ट्रायंगल देखो हमको ये मिल रहा है, ठीक है, ट्रायंगल नंबर 1, ठीक। इसके बाद बच्चा और कहां कहां पर ट्रायंगल मिल रहे हैं, जब और ट्रायंगल खोजने जाते हैं, तो एक ट्रायंगल हमको ये मिल रहा है, ट्रायंगल नंबर 1। और एक ट्रायंगल हमको ये मिल रहा है, ट्रायंगल नंबर 1। बच्चा प्लस के 2 और हो गए, 15 ट्रायंगल हो गए। यहां तक के ट्रायंगल तो हमको नजर आते हैं कि ये ट्रायंगल हैं। अब 2 ट्रायंगल जो आपको नजर नहीं आए हैं, उन ट्रायंगल्स को जरा देखना, वो ट्रायंगल कौन कौन से हैं। बच्चा देखो, एक ये भी ट्रायंगल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको ये ट्रायंगल नजर नहीं आया होगा, ट्रायंगल नंबर 1, ठीक। और कौन सा, एक ये भी ट्रायंगल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो ये भी नजर नहीं आया होगा, ट्रायंगल नंबर 2। तो बच्चा प्लस का 2 और हुआ कि नहीं, यानी 6 6 12 3 15 और 2 17। प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा, 17 ट्रायंगल आ जाएगा। आया समझ कि नहीं आया, बताइए जल्दी से, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। कहीं पर भी डबल काउंटिंग नहीं की हम लोगों ने, ये भी क्लियर है। चलो, तो फिर अब अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं आज की क्लास के। बच्चा ये रहा आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के सामने, जरा देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या आएगा। अंश यादव जी, स्वागत है क्लास में आपका। बच्चा देखो, अंतिम प्रश्न आपकी क्लास की आज का, मिसिंग कैरेक्टर यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। उम्मीद है सब लोग इसको कर लेंगे। बताओ जरा उत्तर क्या आएगा, और फिर मैं आपको दिखाता हूं आज का लीडर बोर्ड। और भैया जितने भी नए लोग हैं वो फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। रोज शाम को 7 बजे ये क्लास मिलेगी आपको, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन। और आप केवल फॉलो करके इस क्लास से जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार के इस क्लास को लेने के लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये रहा आपके सामने पोल, जरा उत्तर बताइए।
क्या आज के प्रश्नों का लेवल क्या कुछ बढ़ा हुआ था क्या? मुझे तो लग रहा है मैं जैसे प्रश्न रोज कराता हूं वैसे ही प्रश्न कराए मैंने आपको, लेकिन आंसर 50% भी नहीं गया कहीं पर। 50% भी आंसर नहीं गया कहीं पर यार। क्या कह रहा है प्रश्न, जरा देखो बच्चा। बहुत कम लोगों ने सही किया। 11, 6, 8, 5 और 2, 5 और 2, 34 से 5 नहीं हो रहा, ठीक है। और क्या हो सकता है, मतलब 6 से 11, 6 से 8 पर जा रहे थे तो ये तो नहीं था। और आगे बढ़ा जाए, 11, 17, 25, 19, 11, 17, अच्छा देखो जरा, क्या ये लॉजिक हो सकता है क्या? 11 से 17 डिफरेंस बच्चा कितने का है? 6 का। 17 माइनस 11 करेंगे 6 आ रहा है ना, यानी पहले दो को रो को लेगा अगर ले लें और दूसरे तीसरे चौथे को भी ले लें तो बच्चा 25, 19 कितना आ रहा है? 6 है कि नहीं? यहाँ पर भी डिफरेंस 6 आ रहा है बच्चा कि नहीं? जरा इसको भी देखो, 12 माइनस 6 बच्चा 6 सेम आता है कि नहीं आता है? और 34 माइनस 28 बच्चा यहाँ पर भी 6 आएगा कि नहीं? यानी अभी तक का जो लॉजिक हमको मिल रहा है वो क्या है कि पहली रो और दूसरी रो की संख्याओं को आपस में घटा दें तो एक समान नंबर, और तीसरी और चौथी रो की संख्याओं को घटा दें तो एक समान नंबर, यानी कि दोनों जगह 6 6 मिला। यहाँ पर भी 6 मिला, यहाँ पर भी 6 मिला। तो एक लॉजिक तो ये नजर आता है कि यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, यानी 8 और 6 14, लेकिन 14 बच्चा कहीं ऑप्शन में नहीं है। जरा देखो 19 और 11 डिफरेंस कितने का है बच्चा? 8 का डिफरेंस है कि नहीं है? 19 और 11 8 का डिफरेंस है कि नहीं है? और अगर 19 और 11 8 का डिफरेंस है तो यहां पर भी बच्चा जो डिफरेंस नीचे आ रहा है सेम डिफरेंस ऊपर आना चाहिए। तो बच्चा अगर यहाँ 8 का डिफरेंस है तो यहां पर भी 8 का डिफरेंस होना चाहिए। कैसे आ सकता है? ऑप्शन नंबर 16 को अगर यूज करेंगे तो 16 माइनस 8, 8 आएगा कि नहीं? सब जगह डिफरेंस पहली रो और सेकंड रो का सेम सेम है, यानी उत्तर क्या आ जाएगा? 16 वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ गया समझ में? ठीक है। चलो अब 1 मिनट जल्दी से मैं क्लासेस के बारे में बता दूं आप लोगों को। ठीक है भैया, सुबह प्लस क्लास जो चलती है वो कब चलती है? सुबह 9:30 से लेकर के 11 बजे तक ये प्लस क्लास चलती है। अभी लीडर बोर्ड दिखाते हैं, बस 1 मिनट। सुबह 9:30 से 11 बजे तक ये प्लस क्लास चलती है। ठीक है, इसमें आपको डिटेल्ड में रीजनिंग पढ़ने को मिलती है, जितना डिटेल पॉसिबल है। ठीक है, नहीं अभी शायद रात तक हो जाएगा पब्लिश पारस, अभी रात तक पब्लिश हो जाएगा और कल सुबह 9:30 बजे पढ़ेंगे भाई। बच्चा डिटेल्ड में रीजनिंग आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक। लेकिन इस बार यूपी पीसीएल और बाकी सभी एग्जाम्स में जो कंप्यूटर के 3 4 5 प्रश्न आते हैं जीएस सेक्शन के अंतर्गत, उसके लिए एक कंप्यूटर का भी कोर्स पेज लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको कंप्यूटर का बेसिक प्लस फंडामेंटल, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर के जीएस वाले सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका भी क्लास कितने बजे होगा? सुबह 9:30 से 11 बजे तक होगा। आप इस क्लास में अगर सब्सक्राइबर हैं तो इस क्लास में आप आ सकते हैं। ठीक है, और स्पेशल क्लास का टाइमिंग कितना होता है? स्पेशल क्लास का टाइमिंग होता है रोज शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। इस स्पेशल क्लास में आपको क्या मिलता है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन रीजनिंग। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन चलता रहता है जो केवल और केवल रीजनिंग के लिए होता है, और जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं बच्चा, उन सभी तरह के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? केवल ऐप पर जाकर के मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, जब आप फॉलो कर लेंगे मुझे तो ये स्पेशल क्लासेस का रोज का लिंक आपके क्लास स्टार्ट होने के पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, और प्लस क्लास जो सुबह 9:30 से 11 बजे तक चलती है, अगर आप सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइबर के लिए, सब्सक्राइबर होने के लिए भैया क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटर कल से स्टार्ट है शिवालिका, कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक, कोर्स पेज अभी रात तक पब्लिश हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नहीं अगले 15 दिनों तक पूजा रीजनिंग नहीं पढ़ाएंगे। प्लस के कोर्स में रीजनिंग अगले अगले 15 दिनों तक नहीं पढ़ाएंगे। आज रीजनिंग का एक कोर्स खत्म किया था, अगले 15 दिनों तक रीजनिंग, अगले 15 दिनों तक नहीं पढ़ाएंगे डिटेल में। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा। चूंकि कंप्यूटर भी जीएस के सेक्शन में आता है, प्लस यूपी पीसीएल में क्वालिफाइंग कर दिया है उन्होंने कंप्यूटर को, यानी अगर कंप्यूटर का पहला पेपर पास नहीं करोगे तो भैया आपकी दूसरा पेपर चेक ही नहीं करेंगे वो लोग उत्तर प्रदेश शासन में। ठीक है, तो कंप्यूटर क्वालिफाइंग कर दिया है, इस वजह से कंप्यूटर पढ़ना जरूरी हो गया है। और बाकी और कोई पढ़ा नहीं रहा था तो एक छोटा सा कोर्स पेज 15 दिनों का मैंने 12-15 दिनों का
ये बनाया हुआ है ताकि कंप्यूटर की भी बेसिक नॉलेज आप लोगों को हो जाए और क्वेश्चंस वहां पर गलत ना होने पाए। क्या है भैया, अगर 3-4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो उनको भी गलत करने का ठेका थोड़ी ना ले रखा है, उनको भी सही करेंगे। बाकी करते हैं गलत तो करने दो गलत, है कि नहीं। तो अगर आप भैया 9:30 से 11 पर आना चाहते हैं, सब्सक्राइबर हैं तो 9:30 से 11 पर आ जाना, नहीं सब्सक्राइबर हैं तो DC10 रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। 10% आपको ऑफ मिल जाएगा इस रेफरल कोड को डालने से, और 10% का और ऑफ मिल जाएगा जो स्पेशल क्लासेस लेकर के आप लोगों को क्रेडिट्स या क्वाइंस जो इकट्ठा करते हैं आप लोग ना, उन क्वाइंस के माध्यम से आपको, यानी टोटल 20% का आपसे डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप आसानी से इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, और मेरी नहीं, मेरे अतिरिक्त जितने भी एजुकेटर्स प्लस में क्लासेस लेते हैं, फिर आप उन सभी की क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस रेफरल कोड को यूज कर लेना DC10। अब आपको मैं लीडर बोर्ड दिखा देता हूं, इसी प्रश्न के लिए दिखा देता हूं मैं लीडर बोर्ड, ठीक है। और फिर आप लोग दूसरी दूसरी अपनी क्लासेस यूज करिए जा करके। अच्छा, जैसे सारी वैकेंसीज निकलती हैं वैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर की भी निकलती हैं, अलग से थोड़ी ना आती है आसमान से, सब वैसे ही आती हैं। शुभ रात्रि गौरव, शुभ गुड नाइट प्रभा जी। ये है भैया आज के लीडर बोर्ड की स्थिति। पहले स्थान पर अंकिता रही हैं, 9 क्वेश्चन सही हुए 13 में से, दूसरे पर योगेश और तीसरे पर पूजा। इस टॉप 3 के बाद ये है बाकी लोगों की स्थिति आज की, ठीक है। 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम सही हुए, बस इससे ज्यादा नहीं सही हुए। आज की क्लास को खत्म करते हैं यहीं पर, कल सुबह मिलते हैं 9:30 बजे फिर से, और शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेशन में। फॉलो करना मत भूलना, और अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो DC10 का इस्तेमाल करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे फिर से, अब आम का सीजन गया पारस। शुभ रात्रि आप सभी को, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।